Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Arshad Mahmood here. I'm senior registrar pediatric neurology चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमने सीनस इन्फेक्शन की हिस्ट्री कैसे लेनी है। अगर आपका लॉन्ग केस में या वार्ड के अंदर आप जब किसी पेशेंट को देख रहे होते हैं और आपको सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कोई सीनस इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने उससे ज़रूर पूछने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप किसी डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। डेफिनेटली जब भी कोई पेशेंट आपका सीनस इन्फेक्शन का आएगा तो उसके अंदर कुछ चीज़ें तो हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि फीवर, फिट्स का होना और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले तो आपने इन तीनों चीज़ों की आपने हिस्ट्री डिटेल में लेनी है। चाहे वो फीवर है तो आपने फीवर के यूजुअल क्वेश्चन आपसे उससे पता करने हैं, पूछने हैं। लाइक पेशेंट का फीवर कब से है, उसकी ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन का फीवर वर्सेस लॉन्ग ड्यूरेशन का फीवर, तो हमारे डिफरेंशियल्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का फीवर है तो इंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया टॉप पे आ जाता है। अगर फीवर की ड्यूरेशन कुछ डेज की है तो आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस टॉप पे आ जाता है। अगर फीवर की ड्यूरेशन उससे भी लंबी है, वीक्स या ऑनवर्ड है, एटलीस्ट वीक या ऑनवर्ड है, तो हमारे पास जो है जो क्रोनिक काजेज, थोड़े से सब एक्यूट काजेज है, जैसे कि टीबीएम है, ब्रेन एब्सेस है, तो वो टॉप पे आते हैं। तो फीवर की ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली फीवर का पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। अगर टीबी है तो उसका फीवर जो है वो इवनिंग राइज के साथ आता है और उसके अंदर आपको नाइट स्वेट्स या इवनिंग राइज मिलते हैं। इसी तरह अगर फीवर जो मलेरिया की बात करें तो उसका टिपिकल एक हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि राइगस एंड चेज के साथ आता है और आपको फीवर का पैटर्न भी मिल सकता है। तो फीवर आपने डॉक्यूमेंट करना है कि डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, ड्यूरेशन फीवर की क्या है और उसका वो खास पैटर्न तो नहीं है। और डेफिनेटली आपने पूछना है कि फीवर आपका रिस्पॉन्ड करता है मेडिकेशन को या नहीं, और क्या मेडिकेशन आप ले रहे थे। सेकंड, अक्सर ऐसे पेशेंट के अंदर फिट्स भी होते हैं, तो आपने फिट्स की डिटेल हिस्ट्री लेनी है कि फिट्स उसको कितने हुए हैं, टाइप ऑफ फिट क्या है, क्या फोकल फिट्स हैं, जनरलाइज फिट्स हैं। फोकल फिट्स हैं तो क्या वो कॉन्शियसनेस उसकी इम्पेयर्ड हो रही है या विद इंटेक्ट सेंसोरियम है, और आपके जो है वो पेशेंट स्टेटस में तो नहीं गया। अगर स्टेटस में गया है तो उसकी ड्यूरेशन क्या थी, कहीं वो स्टेटस की वजह से उसको एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी तो नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने पूछ लेना है। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजर डेफिनेटली आपने पता कर लेनी है कि पेशेंट कहीं एपिलेप्टिक तो नहीं है या उसके जो फिट्स हैं वो न्यू ऑनसेट हैं और बिकॉज ऑफ सीनस इन्फेक्शन से हो रहे हैं। इस तरह आपने उसके सेंसोरियम के बारे में डिटेल में पूछ लेना है कि पेशेंट का सेंसोरियम कैसा है, क्या पेशेंट बात कर रहा है, कन्वे कर रहा है अपनी नीड्स या नहीं कर रहा, क्या पेशेंट ड्रॉजी है, क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल तो नहीं है, क्या पेशेंट जाग तो रहा है लेकिन वो सराउंडिंग से इंटैक्ट नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट। तो आपने लेवल करना है कि पेशेंट का सेंसोरियम किस लेवल पे है और किस स्टेट के अंदर है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कि पेशेंट की डिजीज स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के ऊपर। देखें, अगर पेशेंट के अंदर जो है, स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर एक तो आपको हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट मिलेगी और डेज की हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन फीवर रहा है। ठीक है, फीवर के साथ उसको जो है वो मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर उसको मेनिंजिस्मस के साइंस आएंगे, जिसके अंदर आपको उसको हेडेक नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी, नेक स्टिफनेस, नेक में पेन होगा। इस तरह उसको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होगा, यानी वो बच्चा लाइट से उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। अगर उससे कोई बात करेगा या घर में कोई बात करेगा या शोर होगा तो उसको बेचैनी महसूस होगी। सो ये सिम्टम उसके अंदर पाए जाएंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर मेनिंगोकोक्सीमिया के अंदर आपको स्पेसिफिक स्किन रैश भी आपको मिल सकता है, जिसमें परप्यूरिक रैश मिलता है आपको। इस तरह इंटेरिक फीवर जो है वो मेनिंजाइटिस या मेनिंजिस्मस के साथ आ सकता है, जिसके अंदर पेशेंट को जो है वो एक प्रोलॉन्ग फीवर होता है, साइटोपिनियाज होते हैं, हेपेटाइटिस होता है, और साथ में उसके अंदर मेनिंजिस्मस यानी कि उसके पॉजिटिव साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन आते हैं, यानी हेडेक, वॉमिटिंग, नेक पेन, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और इवन एस्टोमाइज भी उसके पॉजिटिव होंगे। तो टिपिकल बैक्टीरिया की चीजें हैं। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की जहां तक आप बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली पेशेंट के जो फीवर है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा, एटलीस्ट 1 वीक एंड ऑनवर्ड उसको फीवर होगा। और उसके अंदर डिफरेंट फीवर के पैटर्न होते हैं कि इवनिंग राइज होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, विद जो है वो स्वेटिंग होती है पेशेंट को, टीबी कॉन्टैक्ट उसका पॉजिटिव हो सकता है, पेशेंट मैलनरिश हो सकता है,
पेशेंट का BCG स्कार एब्सेंट होगा या उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस आपको जो प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। सो और उसका जो है वेट लॉस की हिस्ट्री होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट की हिस्ट्री होगी, तो ये हिस्ट्री फेवर करेगी कि आपके पेशेंट के अंदर TB भी एक काज ऑफ सीनस इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि सीनस में आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। वायरसेस टिपिकली इंसेफेलाइटिस कराते हैं, तो इसके अंदर फीवर की शॉर्ट हिस्ट्री होगी कि 1 दिन का फीवर या 2 दिन का फीवर था और एकदम पेशेंट के अंदर जो है वो इंसेफेलिटिक बिहेवियर आना शुरू हो गया, यानी कि पेशेंट की ब्रेन पैरेन्काइमा की फंक्शन डिस्टर्ब हो गई है, पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड हो गया है, पेशेंट ने चिड़चिड़ा पाना शुरू हो जाएगा, पेशेंट सोए जा रहा है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो गया है। सो टिपिकली पेशेंट के अंदर ये चीजें आना शुरू होंगी। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या TB मेनिंजाइटिस का पेशेंट है उसके अंदर ये चीजें नहीं आती, उनके अंदर डेफिनेटली हेडेक, वॉमिटिंग, इरिटेबल और फोटोफोबिया, फोनोफोबिया आता है। लेकिन इंसेफेलाइटिस पेशेंट के अंदर जो है वो स्टार्ट से ही इंसेफेलिटिक बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। इन पेशेंट के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन, मार धाड़, बेचैनी, गालियां देना, बेहोशी, झटके लगना, ये स्टार्ट से ही आ जाएगा, यानी विद इन 1 और 2 डे आ जाएगा। तो इसमें हमें सोचना है कि पेशेंट के अंदर कोई इंसेफेलाइटिस आ गया है। अगर हम इंसेफेलाइटिस की बात करें तो उसके अंदर टिपिकली जो मोस्ट कॉमन वायरस, जो ट्रीटेबल वायरस है, वो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस है, जो कि आपके जो है टेम्पोरल लोब्स को इफेक्ट करता है। ये स्ट्रोक लाइक प्रेजेंटेशन के साथ भी आ सकता है जब आपका लीगन जो है वो टेम्पोरल और पैराइटल लोब की तरफ एक्सटेंड करता है। और डेफिनेटली इसके MRE के ऊपर टिपिकल फाइंडिंग होती है, इसके अंदर टेम्पोरल लोब इफेक्टेड होती हैं और EEG के अंदर भी आपको प्लेट्स यानी पीरियोडिक लिटराइज एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्जेस मिलते हैं। सो हर्पीस को आपने जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि इसके पास आपका जो ट्रीटमेंट है, जिसकी एसाइक्लोवीर है जो हम 10 mg/kg पर डोज 8 आवर्ली देते हैं फॉर 14 to 21 डेज। और अगर आपका बच्चा जो है वो न्यूनेट है तो उसके अंदर हम 20 mg/kg पर डोज देते हैं और 21 डेज के लिए आप इसको यूज करते हैं। और टिपिकली आप उसके अंदर CSF के अंदर PSAR कराते हैं, और टिपिकली जो हर्पीज है उसका HSV1 आपके अंदर ये हर्पीज करवाता है। अदर देन हर्पीज आपके डिफरेंट वायरसेस हैं जो आपको इंसेफेलाइटिस करा सकते हैं। इसके अंदर आपके जो कुछ वायरसेस हैं स्किन रैश के साथ आते हैं, जैसे कि वेरिसिला स्किन रैश होगा, मीजल स्किन रैश होगा, डेंगी स्किन रैश होगा, तो ये आपके स्किन रैश के साथ आते हैं। इस तरह अगर मॉस्किटो बाइट का एरिया है तो आपके डेंगी फीवर है, मॉस्किटो बाइट के साथ आता है। अगर जापानीज और वेस्ट नाइल है, अगर आपको ट्रैवल की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये वायरसेस भी आपके मॉस्किटो बाइट के साथ आते हैं। सो जापानीज और वेस्ट नाइल को अपने माइंड में रखना है। अगर डॉग बाइट की या कोई एनिमल बाइट की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका जो है वो रेबीज भी आ जाता है। इस तरह अगर पेशेंट के अंदर इंडेमिक है, पोलियो का एरिया है, और पेशेंट के अंदर जो कोई रिसेंटली कोई पोलियो केस उस एरिया में आया है या पेशेंट ने कोई पोलियो वैक्सीन ली है, तो आपने पैरालिटिक या जो पोलियो मलाइटिस है, बिकॉज वो भी इसी तरह प्रेजेंट कर सकता है, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस लाइक प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, तो उसको भी आपने ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखना है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो है डेफिनेटली सेरेब्रल मलेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, जैसे कि हम पाकिस्तान जैसे एरिया एंडेमिक एरियाज हैं और अगर सीजन भी उस तरह का है, रेनी सीजन है और मॉस्किटो बाइट की हिस्ट्री भी है, उनका पेशेंट का जो है वो बिलोंग भी ऐसी रेस करता है जहाँ पे मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा है और वो कोई केयर भी नहीं कर रहे, तो आपने सेरेब्रल मलेरिया को भी ज़रूर माइंड में रखना है। उसके अंदर टिपिकली आपका हाई ग्रेड फीवर होता है विद राइगस एंड चिल्स। पेशेंट जो है वो टिपिकली एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है उसकी, और पेशेंट के अंदर एनीमिया और जॉइंटिस भी हो सकता है, स्प्लीन भी उसकी लार्ज हो सकती है, तो आपने सेरेब्रल मलेरिया को भी जरूर करना है। उसकी फंडोस्कोपी जब आप करेंगे तो टिपिकली आपको उसके अंदर जो है वो आपको हेमरेजिक स्पॉट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट का कोई एंडेमिक एरिया जहाँ पे जैसे कि स्पेसिफिकली सिंध के एरियाज, कराची के एरियाज हैं, और पेशेंट का हिस्ट्री है कि उसने कोई फ्रेश वाटर एरियाज के अंदर जैसे कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं या कोई फ्रेश वाटर लेक्स हैं उसके अंदर पेशेंट ने स्विमिंग किया है, तो आपने नेग्लेरिया फ्लोरे यानी कि अमीबिक मेनिंजाइटिस को भी जरूर अपने माइंड के अंदर रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट काज हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन भी मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, इसके अंदर क्रिप्टोकोकल जो है वो मेनिंजाइटिस एक कॉमन काज है। तो अगर पेशेंट के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी की हिस्ट्री है, लाइक पेशेंट खुद इम्यूनोडेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, या फिर सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है लाइक बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स लाइक कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, या फिर सम कंडीशन लाइक SLE, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या कैंसर वगैरह, तो उस सूरत में आपने फंगल इन्फेक्शन को भी ज़रूर मान में रखना है। वो भी आपको जो है वो सीनस इन्फेक्शन की प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर हिस्ट्री पेशेंट की प्रोलॉन्ग है, सपोज उसकी हिस्ट्री जो है वो 2 वीक्स या 1 वीक ऑनवर्ड है, और उस पेशेंट के अंदर फोकल फाइंडिंग्स आ रही हैं, लाइक उसकी कोई जो है वो फोकैलिटी है, उसकी कोई राइट साइड बॉडी वीकनेस आ रही है, उसको हेडेक बहुत ज़्यादा है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो आपने ब्रेन एब्सेस का ज़रूर सोचना है। तो ब्रेन एब्सेस भी आपकी प्रेजेंट करती है, बट उसमें थोड़ी सी हिस्ट्री प्रोलॉन्ग होगी, रेज आईसीपी के साइंस आएंगे, और फोकैलिटी होगी कि फोकल सीजर हो रहे हैं या फोकल बॉडी वीकनेस है। तो उस सूरत में आपने फिर अपने ब्रेन एब्सेस को भी ज़रूर अपने डिफरेंशियल की लिस्ट के अंदर रखना है। सो आपने जब सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने अपनी कोशिश की है कि अपने एक खास डायग्नोसिस पे पहुंच सकें, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर कोई प्री मॉर्बिड या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर तो नहीं है जो कि पेशेंट को ये इन्फेक्शन करवा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स होते हैं उसमें? इंपॉर्टेंट है आपकी मेल न्यूट्रिशन, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। आप इम्यूनो डिफिशियंसी के सिचुएशन को आपने लेबल करना है हिस्ट्री की बेस के ऊपर, तो उसके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि पेशेंट को एटिपिकल इन्फेक्शन हो रहे हैं, लाइक पेशेंट को बार बार उसको ओरल थ्रश हो रहा है, पेशेंट को बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार उसके ईयर डिस्चार्जेस हो रहे हैं। दूसरा ये है कि पेशेंट का एटिपिकल रिस्पॉन्स है, पेशेंट को आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं बट उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पेशेंट को इंजेक्टेबल देनी पड़ती हैं। और थर्ड ये है कि आपका एटिपिकल कोई पैथोजन आपको नजर आ रहा है, कि आपने उसका कल्चर करवाया तो उसका टिपिकल पैथोजन नहीं था बल्कि एटिपिकल पैथोजन ने कोई इन्फेक्शन कराया। सपोज आपके जो है वो यूजली ग्राम पॉजिटिव आपको मिलते हैं आपके जो है ईएनट इन्फेक्शन के अंदर, तो आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जो टिपिकली उस एरिया का कमेंसल है, जो नॉर्मली इन्फेक्शन इतना स्वीयर नहीं करा सकता, और वो उस पेशेंट के अंदर कोई स्वीयर इन्फेक्शन करा रहा है, तो उस सूरत में आपने ज़रूर इम्यूनो डिफिशियंसी का सोचना है। एचआईवी की हिस्ट्री आपने ज़रूर लेनी है। इस तरह आपके जो है वो आपकी जो है ईयर, नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन जो है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं फॉर द सीरियस इन्फेक्शन और ब्रेन एब्सेस के। तो आपने पूछना है कि कोई उसका क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज, टाइटस मीडिया, क्रोनिक साइनोसाइटिस, कोई नेजल डिस्चार्ज, कोई थ्रोट इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, तो सूरत में भी ये आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। हेड ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि पेशेंट को अगर कोई रीसेंट हेड ट्रॉमा हुआ है, उसको सीएसएफ रेनोरिया हो रहा है, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है जहां से इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन की तरफ जा सकता है। रिसेंट सर्जरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की अगर कोई ब्रेन सर्जरी, हेड एंड सर्जरी हुई है, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है कि पेशेंट को ब्रेन इन्फेक्शन का। वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपने देख लेना है कि कोई पेशेंट की वीपी शंटिंग रिसेंटली तो नहीं हुई कोई पेशेंट की, तो वो अगर शंट इन प्लेस है तो वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है पेशेंट की ब्रेन इन्फेक्शंस का। अपने पेशेंट की वैक्सीनेशन हिस्ट्री जरूर पूछनी है। अगर पेशेंट अनवैक्सीनेटेड है तो डेफिनेटली वो टीबीएम के लिए भी और बाकी जो मेनिंजाइटिस है उसके लिए भी प्री डिस्पोजिंग हो सकता है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने डिटेल में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूछनी है रिगार्डिंग टीबी और रिगार्डिंग बाकी जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, लाइक हर्पीज है, लाइक मीजल्स है, मम्स है, जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस हैं, डेफिनेटली उसके अंदर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पूछनी है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री आपने उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपने सारी चीजें पूछ ली तो फिर आपने कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज जरूर पूछनी है, जिसके अंदर डेफिनेटली हाइड्रोसेफलस इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है। छोटा बच्चा जिसके अंदर डेफिनेटली आपको हिस्ट्री मिलेगी कि उसका सर का साइज बढ़ रहा है, उसका तालू फूल रहा है, उसकी आंखें नीचे को आ रही हैं। बड़े बच्चे के अंदर आपको रेज एसिपी के साइंस मिलेंगे, जिसके अंदर हेडेक, वॉमिटिंग और सेंसोरियम उसका डिस्प्रेस हो जाएगा। सब ब्यूरल इफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है, तो उसके अंदर पेशेंट का फीवर जो है वो परसिस्ट करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और पेशेंट जो है वो उसको ड्रोजीनेस और फिट्स हो सकते हैं। एपिलेप्सी बड़ी इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है, तो आपने पूछना है कि पेशेंट के अंदर कोई फिट्स तो नहीं हो रहे। हियरिंग और विजन लॉस इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है। इसके अलावा आपने SIADH और सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग के बारे में पूछना है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं कर रहा, यूरिन उसका कम तो नहीं होगा। स्ट्रोक इंपॉर्टेंट कम्प्लिकेशन है, तो आपने पूछना है कि पेशेंट की कोई फोकल डेफिसिट तो नहीं होगा, कोई पेशेंट की साइट कमजोर तो नहीं होगी। सो इन कम्प्लिकेशन के बारे में आप पूछना है। डेफिनेटली पेशेंट अगर बेड लाइंग है, बेड बाउंड है, तो आपने उसके अंदर उसके जो है वो बेड सोर्स के बारे में पूछना है। डीवीटी के बारे में पूछना है कि उसकी कोई टांग सुई तो नहीं होगी। आपने चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में पूछना है कि उसको छाती का इन्फेक्शन है, सांस तेज तो नहीं होगा, खांसी तो नहीं आ रही। यूटीआईज के बारे में पूछना है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछना है, फीडिंग के बारे में पूछना है कि एनजी फीड पे है, ओरल फीड पे है, ये गैस्ट्रोस्टमी तो नहीं हुई, और कंट्रेक्चर के बारे में पूछना है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कंट्रेक्चर फॉर्मेशन तो नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज के रिलेटेड पूछने हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछना है, तो टिपिकली इन्वेस्टिगेशन हमारी उसके अंदर जो है वो ब्लड टेस्ट है, इसके अंदर सीबीसी है, ब्लड कल्चर्स हैं, सीएसएफ है, ब्रेन इमेजिंग है, फंडोस्कोपी है। तो इन चीज़ों के बारे में आप, और ईजी है, तो इनके बारे में आपने पूछ लेना है। रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल अदर देन सीएनएस इन्फेक्शन जो कि आपको एक्यूट न्यूरोलॉजी की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में आपने कुछ टच कर लेना है पेशेंट को। लाइक पेशेंट के अंदर स्ट्रोक हो सकता है जो कि इसी तरह प्रेजेंट करेगा। न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्राइसिस जो है वो आपको इसी तरह प्रेजेंट करेगा। ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस इसी तरह प्रेजेंट करेगा, उसके अंदर डिस्काइनेसिस आपको मिलेंगे।
इसी तरह जो है वो जो पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होती हैं CNS की, लाइक एडम मुगैड, वो भी इसी तरह प्रेजेंट करेंगी, तो उनके क्वेश्चन आपने पूछ लेने हैं। ITS यानी इन्फेक्शन ट्रिगर इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम्स लाइक फायर्स और नॉर्स, वो भी इस तरह प्रेजेंट करने हैं, तो ये भी आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। इस तरह हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, यूरेमिक इनकेफेलोपैथी, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी और पॉइजनिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ ड्रग्स, तो ये सारे भी इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह प्रेस भी इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि पेशेंट एक्यूट इंसेफेलोपैथी में आएगा, तो आपके माइंड के अंदर ये जो है डिफरेंशियल्स आपके माइंड के अंदर होने चाहिए अदर देन द टिपिकल सीएनएस इन्फेक्शन, तो इनको भी अपने माइंड के अंदर रहना है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था, स्कीम थी, जो कि हिस्ट्री के अंदर आपने जरूर पूछनी है, जिनको लेके आपने चलना है कि मैंने अपने बच्चे के अंदर जिसको जो मुझे लग रहा है कि मेनिंजाइटिस है, तो मैंने ये सारी चीजें देखनी है। मैंने उसके अंदर टीबी का देखना है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का देखना है, वायरल इंसेफेलाइटिस का देखना है, फंगल इन्फेक्शन का देखना है, मीबेक यानी प्रोटोजोआ लाइक मलेरिया, लाइक अमीबिक मेनिंजाइटिस, उसका सोचना है आपने। उसके अंदर ब्रेन एब्सेप्स का सोचना है, और अदर देन सीरियस इन्फेक्शन आपने देखना है कि पेशेंट को कहीं हेपेटिक यूरेमिक इंसेफेलोपैथी तो नहीं है, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी तो नहीं है, पेशेंट ने कोई पॉइजनिंग हिस्ट्री तो नहीं है, और पेशेंट को प्रेस वाले सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, और पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रिगर इंसेफेलोपैथीज तो नहीं हो रही। तो इन सबको लिखना है, और फिर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है वो देखना है, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज जरूर देखनी है। और अगर आप इन्फेक्शन सोच रहे हैं तो आपने इन्फेक्शन के प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर के बारे में जरूर पूछना है, क्योंकि इवेंचुअली आपने पेशेंट को प्रिवेंट भी तो कराना है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।